उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जहां अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, वहीं कृषि के क्षेत्र में भी अपना विशेष महत्व रखते हैं। पूर्वांचल राज्यों में होने वाली अलग अलग किस्मों की फसलें अगर आप तक एक ही कार्यक्रम के जरिए पहुंचे तो उस कार्यक्रम का नाम है बढ़ते कदम। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये याक को कंजर्व करने के लिए और याक से जुड़ी जो फार्मर्स है उन लोग का जीविका उन्नत करने के लिए 1989 में ये हम लोग को आईसीआर एनआरसी ऑन याक एस्टेब्लिश हुआ था अरुणाचल का ये दिरांग में। इसका जो मेन मैंडेट है इस इंस्टीट्यूट का ये है कंजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ याक्स इन द कंट्री। साथ साथ याक से जुड़े जितना भी फार्मर्स है उन लोग का जो लाइवलीहुड है उसको इम्प्रूव करने का भी हम लोग का ऑब्जेक्टिव है। हम लोग जो देखा था एक इम्पॉर्टेंट इशू था जो कंजर्वेशन के लिए साइंटिफिकली कंजर्व करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना था जिसको हम बोलता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नोलॉजी। ये हम कर लिया है। अभी हम लोग का इंस्टीट्यूट में रेगुलरली सीमेंट प्रोडक्शन होता है। ये सीमेंट यहाँ का अरुणाचल का जो याक है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ इंडिया का जहाँ याक रियरिंग स्टेट है JNK, अभी यूनियन टेरिटरी लेह एंड लद्दाख हुआ, सिक्किम हुआ, हिमाचल प्रदेश, उसके लिए भी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का तरफ से हम ये सीमेंट भेजते हैं ताकि इंडिया का जो याक है उसको इम्प्रूवमेंट हो सके। याक और मवेशियों के बीच क्रॉस ब्रीडिंग की विधि प्राचीन काल से मनुष्य को ज्ञात थी और इसका उल्लेख पुराने चीनी साहित्य में मिलता है। दिरांग का ये संस्थान मवेशियों के साथ याक की सक्सेसफुल क्रॉस ब्रीडिंग कर रहा है।
यह केंद्र विभिन्न अनुसंधान कार्यों का संचालन कर रहा है और याक पर जर्म प्लाज्म और सूचना प्रौद्योगिकी का एक भंडार बन गया है। हमारा ये संस्थान जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत सन 89 में बनाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे देश में विभिन्न जगहों में जहाँ याक पाला जाता है, किस तरह से उनकी जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि हो और किस तरह से उनके उत्पाद में वृद्धि हो, इसका मुख्य लक्ष्य और इसके बारे में जो शोध करने के लिए हमारा इस संस्थान की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तो जब से इस संस्थान की स्थापना हुई उस समय से आज तक इस संस्थान ने बहुत सारी तकनीकियाँ बनाई हैं जो कि याक पालकों के लिए, जिन्हें यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में ब्रुकपास बोलते हैं, सिक्किम में दोकपास और लद्दाख में उनको छंगपास बोलते हैं। हमारे देश में अगर याक के बारे में, पालन के बारे में जानना चाहेंगे तो याक का सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो लद्दाख में है, उसके बाद अरुणाचल में है, उसके बाद सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है और कुछ जो है वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। हमने उन शेडों का दौरा किया जहां युवा बछड़ों को रखा गया था। यह केंद्र मांस और दूध के लिए याक के सुधार पर भी काम कर रहा है। तो हाईलैंड एनिमल का वन ऑफ द बिगेस्ट इशू है जो फीड फोडर का क्राइसिस होता है ड्यूरिंग विंटर सीजन, क्योंकि विंटर सीजन में जब स्नोफॉल होता है हाईलैंड में तो उस टाइम पे पूरा ग्रीनरी एकदम ख़त्म हो जाता है। तो उस टाइम पे हम फीड फोडर का ध्यान देना पड़ता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ पेस्चर गैसेस का हम ये कल्टीवेशन करता है, साथ साथ में हम कुछ जो ड्राई फोडर को कंजर्व करने का टेक्नोलॉजी होता है हमारे पास। वन ऑफ द टेक्नोलॉजी इज साइलेज मेकिंग प्रोसेस। इन साइलेज मेकिंग प्रोसेस हम क्या करता है, ग्रीन ग्रासेस को मिट्टी के अंदर में डाल के तो फर्मेंटेशन होने देता है। तो ड्यूरिंग विंटर सीजन में वो हम निकाल के उसको खिलाता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये यहाँ पे हम फीड ब्लॉक मेकिंग टेक्नोलॉजी है यहाँ पे। तो इस टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो रफेजेस होते हैं, ड्राई रफेजेस जैसे पेडिस्ट और स्टोवर जो तो मेज का स्टोवर होता है, ये सब को हम छोटा छोटा पीस करके हम काट करके चॉपिंग करके उसको तो कंसनट्रेट फीड के साथ मिलाता है। तो मिला के उसको मिक्सर बनाता है और साथ में हम मोलासेस डालता है जो फॉर मेकिंग इट कॉम्पैक्टनेस। तो मोलासेस के साथ मिक्स करने के बाद ये जो फीड ब्लॉक मेकिंग मशीन है इसमें हम डालता है। इस मशीन में हम पूरा ये 300 पाउंड प्रेशर दे के पर क्यूबिक इंच में तो उसको हम कॉम्पैक्ट बना के हम फीड ब्लॉक बना देता है। तो एक को हम जब फीडिंग करना पड़ता है तो फिर डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉडी वेट और साइज हम 2% ऑफ बॉडी वेट हिसाब में से देता है। और जनरली क्या होता है, एक
300 kg बॉडी वेट का एडल्ट याक के लिए ऑलमोस्ट 6 kg का रिक्वायरमेंट होता है। तो हम 3-4 ब्लॉक देने से उसका दिन भर का पूरा खाना मिल जाता है। याक एक प्यारे जानवर है। अरुणाचल प्रदेश के लोग याक की फर से जूट को मिलाकर ऊन का उत्पादन भी करते हैं। हमने एक बुनाई केंद्र का दौरा किया जहां याक ऊन का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की चीजें जैसे बैग, कपड़े, कंफर्ट्स आदि का उत्पादन किया जाता है। हमें एहसास होने लगा कि इतनी पेशकश के साथ ऊंची पहाड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए याक सबसे अनुकूल जानवर है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे संक्षेप में CPCRI के रूप में जाना जाता है, यह गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास काही कुची पर स्थित है। यह संस्थान 1959 में एक क्षेत्रीय एरेका नट अनुसंधान केंद्र के रूप में शुरू हुआ और बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत केंद्रीय वृक्षारोपण फसलों अनुसंधान संस्थान के साथ समामेलित हुआ। स्थापना के बाद से केंद्र ने क्षेत्र के किसान समुदाय के विकास के लिए प्रमुख वृक्षारोपण पर स्थान विशिष्ट और उद्देश्य विशिष्ट अनुसंधान किया है। यह पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में इस तरह का एकमात्र केंद्र है, इसीलिए केंद्र के पास अत्यधिक जिम्मेदारियां हैं और उन्हें उचित क्रेडिट के साथ निपटाया है। उनके पास गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला है। हालांकि एक प्रमुख पहलू मल्टी क्रॉपिंग है। उन्होंने मल्टी क्रॉपिंग के विभिन्न संयोजनों का प्रयोग और मूल्यांकन किया है और अपने ज्ञान को कृषक समुदाय को हस्तांतरित किया है। ये एरेका नट बेस्ड हाई डेंसिटी मल्टी स्पेसीज क्रॉपिंग सिस्टम है। ये पार्टिकुलर क्रॉप मॉडल नॉर्थ ईस्ट फार्मर्स के लिए डेवलप किया गया है। ये सेंटर में ये जो एरेका नट मेन क्रॉप है, ये काही कुची वेराइटी है, ये सेंटर से रिलीज़ किया गया है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। और ये छोटा सा जगह में, ये क्रॉपिंग मॉडल में छोटा सा जगह में हम लोग 4 क्रॉप ले सकता है एरेका नट के साथ। सो हम लोग का ये क्रॉपिंग मॉडल में आसाम लेमन है, मालबोक बनाना है, पाइनएप्पल है और हल्दी लक्काडोंग वेराइटी है। तो एक छोटा सा प्लॉट में हम लोग 1 हेक्टेयर में ये क्रॉपिंग मॉडल में 4 से 5 लाख कमाई कर सकता है मेन क्रॉप को छोड़ के। अगर जब ये 60 साल के बाद जब ये सुपारी फल देगा, तब फिर हम लोग इसके साथ ब्लैक पेपर इंटरक्रॉप कर सकता है। तो ब्लैक पेपर इंटरक्रॉप करने से और 2-3 लाख हम लोग का फार्म इंक्रीज कर सकता है। तो कंप्लीट क्रॉपिंग सिस्टम मॉडल में आसाम लेमन, सुपारी विद ब्लैक पेपर, पाइनएप्पल, बनाना एंड हल्दी, टर्मरिक, हम लोग 1 हेक्टेयर में 7 to 8 लाख फार्मर इनकम कर सकता है। एरेका नट एक ऐसा क्रॉप है जो सब यूजेस होता है इसका पात, रूट से लेके फ्रूट तक। और इसका जो लीफ है, ये जो लीफ शीट है, ये प्लेट्स बनाने में यूज़ होता है। और ये जो लीफ पार्ट्स ऑफ द लीफ है, ये मशरूम प्रोडक्शन में यूज़ होता है।
मशरूम प्रोडक्शन करने के बाद जो मशरूम से वेस्ट आता है वो वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकता है, और जो कंपोस्ट बनाता है लीफ से वो हम लोग फील्ड में रिसाइकल कर सकता है। ये नारियल का वेराइटल ट्रायल है। हमारा यहाँ पर 10 वैरायटी है। यहाँ पर नारियल ठीक तरीके से नहीं होता है, इसीलिए हम लोग ने बहुत जात हम लोग यहाँ पर लेके हम लोग ने देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा जात सबसे अच्छा होता है। ये हमारा केरला से लिया हुआ कुछ नारियल है, हमारा यहाँ पर कलेक्शन भी है। तो इसको हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारा ये मौसम में कौन सा सबसे अच्छा होता है। ये ऑलरेडी 15 साल हो चुका है। उसमें से हम लोग देखने के बाद एक केरा शंकरा एक वैरायटी है, इसी वैरायटी सबसे ज़्यादा फल दे रहा है। कोको एक प्रकार की नकदी फसल है जिसका मूल धर्य मध्य और दक्षिण अमेरिका है। इसे चॉकलेट फ्रूट ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इस फल की फलियां चॉकलेट का आधार है। कोको के पौधों की 3 मुख्य किस्में हैं, फॉरेस्ट्रो, क्रियोलो और ट्रिनिटारियो। यह प्लांट जहां से हमें चॉकलेट मिलती है, इसकी दुनिया भर में बहुत मांग है। CPCRI ने इस पेड़ को असम में सही तरीके से पेश किया है। ये मल्टी लोकेशनल ट्रायल ऑन कोको अंडर एरेकानट है। कोको असम में बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप हो सकता है। ये कोको लगाने के लिए हम लोग को सेपरेट जगह या सेपरेट लैंड की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग के पास ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड तांबुल या नारियल का गार्डन है तो हम लोग उसका बीच में ही ये इंटरक्रॉप कर सकता है। हम लोग का ये सेंटर में अभी 13 एक्सेशन है ट्रायल में। हम लोग ये देखा है कि VTLC 19 जो जेनोटाइप एक्सेशन VTLC 19 है वो परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है। एक साल में 1.76 kg ड्राई बीन पर ईयर ये यील्ड दे रहा है। हम लोग का सेंटर में ये कोको हम लोग ने 2011 में ट्रायल स्टार्ट किया है, और इसका एक सिस्टम है। अगर हम लोग एरेकानट या कोकोनट के अंदर इंटरक्रॉप करना चाहता है तो इसका एक प्लांटिंग सिस्टम है। एक तांबुल से दूसरा तांबुल 9 फीट है, तो इसका बीच में 4 तांबुल का बीच में एक कोको लगा सकता है। एक लाइन में अगर कोको लगाता है तो एक स्पेस छोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे एक कोको लाइन है तो यहाँ पे एक लाइन स्पेस छोड़ना है, तो दूसरा स्पेस हम लोग फिर से कोको लगा सकता है। तो 1 हेक्टर में 1371 एरेकानट है, तो उसमें अराउंड 600 कोको आ सकता है। और ये एक इमर्जिंग क्रॉप है कोको असम में, गोलपारा डिस्ट्रिक्ट, और ये सब फार्मर्स आर बहुत इंटरेस्टेड है ये लगाने के लिए। तो साउथ इंडिया में केरला कर्नाटका में 1 kg बीन इज अराउंड 180 to 200 kg, तो पर ईयर फार्मर 400 to 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा इनकम कर सकता है एरेकानट और कोकोनट को छोड़ के भी। कोकोआ वृक्षारोपण व्यवहारिक रूप से CPCRI से असम को एक उपहार है। हमें विश्वास है कि यह संस्थान पूर्वोत्तर भारत में बागवानी विकास के लिए योगदान करना जारी रखेगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नागालैंड वास्तव में एक दिलचस्प जगह है। कोई भी आदमी पहाड़ियों के पीछे छिपी कुछ चीजों की खोज कर सकता है, जो कि ज्यादातर समय में बहुत सुखद अनुभव बन जाता है।
नागालैंड के फेक जिले के लेशेमी गांव के पास एक ऐसा ही मीठा अनुभव मिला। यहाँ एक मार्केटिंग शेड है जो पूरी तरह से मानव रहित है। दुकान मालिक के बिना एक दुकान। नागालैंड में फुत्सेरो के पास एशिया हाईवे नंबर 1 पर कुछ मार्केटिंग शेड्स है जो पूरी तरह से मानव रहित है। ग्रामीण अपने फलों, सब्जियों आदि को लिखित रूप के साथ छोड़ देते हैं। उन्हें छोड़ने के बाद वे काम करने के लिए खेतों में जाते हैं और शाम को पैसा इकट्ठा करने के लिए वापस आते हैं। एक्चुअली यहाँ सुबह सुबह काफ़ी सामान रहता है। आज मुझे आने में देर हुआ है। ये अनअटेंडेड शॉप्स है, यहाँ शॉपकीपर नहीं रहते हैं। ये सुबह ही लोग यहाँ आते हैं और उनका जितना सामान बेचना होता है वहाँ रख के वो चले जाते हैं। दिन में उनको खेत में काम करना होता है और उनके काफ़ी टाइम इसके वजह से मिल जाता है कि शॉप में नहीं रहना पड़ता है और शाम को आके वो जितना भी पैसा हो कलेक्ट करते हैं। ये सारा सामान जो है ऑर्गेनिक है, यहाँ खेत से आते हैं या यहाँ नियर बाय फॉरेस्ट से आते हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी है, काफ़ी ऑर्गेनिक सामान देखने को मिला है। तो मैं कुछ आंवला और कुछ सामान लेके घर जाऊँगा। This is a kind of thing that you'll see in most of the villages around here where it's unmanned and people, there's a sense of integrity. इन लोगों के साथ ईमानदारी की भावना है। जो खरीदने आते हैं उनकी भी यही ईमानदारी होती है। आसपास के गांव के किसान सुबह सुबह अपने उत्पादों को बिक्री के लिए छोड़कर खेतों में काम करने जाते हैं और वे शाम को खरीदारों द्वारा छोड़े गए धन को इकट्ठा करने के लिए लौटते हैं। And whichever owner has left it, there's always a dabba nearby where we put the money in, and it's always like that left. वे प्रत्येक भाग की कीमत को चिन्हित करते हैं। जो कोई भी उन्हें चाहता है वह बस उन्हें उठाकर जा सकता है। उत्पादों के पास हमेशा एक डब्बा होता है जहां खरीदार पैसा छोड़ देते हैं। जो लोग यहाँ नए हैं और बाहर से आते हैं वे इन लोगों में इस तरह की ईमानदारी को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। यहाँ के उत्पाद हमेशा ताजा रहते हैं क्योंकि यहाँ की जलवायु ठंडी होती है। That they have produced that you go and pick like जब that. आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरह की अन्य दुकानें दिखाई देंगी। पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की दुकानें चल रही है, लेकिन वे नए हैं जबकि ये दुकानें नागालैंड में काफी लंबे समय से है। यह देखकर वास्तव में अच्छा लगता है कि आज भी समुदायों के बीच कुछ ईमानदारी बाकी है। Now because it's picking up, but in our side this has been something that has existed for quite some time, and I think it's a wonderful way to see that in this day and age there's still some sort of integrity left among the communities here as well. दुनिया में कहीं भी ऐसी मानव रहित दुकानें नहीं मिल सकती है। पश्चिमी देशों में कुछ अनअटेंडेड दुकानें हैं, हालांकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी है। नागालैंड की यह दुकानें वास्तव में मानव रहित है। यह नागालैंड के लोगों की ईमानदारी के बारे में बहुत कुछ बताता है। नागालैंड ने हमें कई चीजें सिखाई है। जब हमने नागालैंड छोड़ा तो हमने सोचा कि ईमानदारी का ऐसा स्तर कब तक बना रहेगा, या क्या हम इस तरह की ईमानदारी पूरी दुनिया में फैला सकते हैं।